हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 25। हमारा टॉपिक वही रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपका जो क्लास नंबर तो आपका जो टॉपिक है वो 10 है। पार्ट 2 रहेगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट इसका करा चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी ये व्यक्तिगत विभिन्नता, इसमें कंप्लीट आपका करा दिया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके इसके अंदर रहेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना कहीं से भी वीडियो, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तो आपका नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, आपका नंबर आना ही आना है। मीन्स आप बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं करके आओगे, आप उसको सही ही करके आओगे अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हमारी आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी स्कीनर के अनुसार। हमारी हेडिंग है स्कीनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, जो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसकी जो विभिन्नता की विशेषता है किसके अनुसार है? स्कीनर के अनुसार। तो फर्स्ट विशेषता आती है हमारी मापन योग्यता। ठीक है, तो मापन योग्यता के बारे में क्या कहते हैं स्कीनर? कि स्कीनर का मानना यह है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता है में व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसे मापा जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर व्यक्तित्व आपका व्यक्तित्व का कोई भी एक ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं आपका। तो ऐसा कौन कहते हैं? आपके स्कीनर कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसका व्यापकता। व्यापकता के लिए स्कीनर क्या कहते हैं? कि ये मानव व्यक्तित्व के हर पहलू को समझने का प्रयास करता है। कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इससे क्या कर सकते हैं? ये व्यक्तित्व के हर पहलू को समझने का क्या करता है? प्रयास करता है, भले ही सभी पहलू किसी न किसी तरह से मापन योग्य हों। मीन्स जो पहलू हैं, मैंने अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि वो क्या होते हैं? मापन योग्य होते हैं, मापा जाता है उनको। तो भले ही सभी पहलू किसी न किसी तरह से मापन योग्य हों, तो व्यक्तित्व के क्या करता है? यह मानव के व्यक्तित्व के हर पहलू को समझने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट इज शारीरिक और मानसिक अंतर। स्कीनर ने कहा है कि जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, क्या है आपकी? जो शारीरिक बनावट, ठीक है, शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास आपका, ओके, और कार्यक्षमता तो कार्यक्षमता में अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे आपका यही है कि शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास या कार्यक्षमता जो है उसको क्या किया गया है? व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण देखो इनका, स्कीनर के अनुसार जो उदाहरण है, एक उदाहरण आता है आपका, एक उदाहरण आता है कि स्कीनर कहते हैं कि बालिका में जो स्मृति योग्यता होती है, ठीक है, वो क्या होती है? अधिक होती है, जबकि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। तो स्कीनर ने कहा है कि जो बालिका होती हैं, बालिका में क्या होता है? स्मृति योग्यता क्या होती है? अधिक होती है, जबकि बालक में क्या होता है? बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक में क्या होता है? शारीरिक कार्य करने की क्षमता, शारीरिक कार्य करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है आपकी। तो समझ आया आपको? स्कीनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं मापन योग्य होती है, व्यापकता होती है,
आपका शारीरिक व मानसिक अंतर होता है, और 9 आपका उदाहरण भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब इसका शैक्षिक महत्व देखो स्किनर के अकॉर्डिंग। व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व है आपका किसके अकॉर्डिंग? शैक्षिक महत्व आता है आपका स्किनर के अकॉर्डिंग। तो स्किनर यह भी कहते हैं, स्किनर का जो मानना है वो ये है कि यदि कोई भी टीचर शिक्षा में सुधार करना चाहता है, क्या करना चाह रहे हैं, कोई भी टीचर है वो शिक्षा में क्या करना चाह रहे हैं, सुधार करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहता है, तो उसे व्यक्तित्व विभिन्नता के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ओके, कि अगर कोई भी टीचर शिक्षा में सुधार कर रहा है या सुधार करना चाहता है, तो उस टीचर को क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में क्या होनी चाहिए, उसके स्वरूप का ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट आता है आपका इसमें विविधता आता है। तो स्किनर ने बालकों की विभिन्नताओं के कारण विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा सामने करने की बात कही है। ठीक है, विविधता में कहा गया है, स्किनर ने कहा है कि स्किनर ने क्या कहा है कि कोई भी बालक है, ठीक है, बालक की हमें क्या देखनी, विभिन्नता के जो भी कारण है, विभिन्नता के कारण, कोई भी बालक है उसके जो भी विभिन्नता के उसके क्या हैं, कारण हैं, कारण विद्यालय को क्या करना है, विभिन्न पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम के द्वारा सामना करने की बात उनको कही गई है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। तो स्किनर कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लचीला, इसको भूलना मत कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के विषयों से युक्त बनाने की बात कही इन्होंने। ठीक है, ताकि हर छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय का क्या कर सके, चयन कर सके आपका। क्लियर? तो ये हैं आपकी, ये सभी क्या थी आपके स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं। ठीक है, समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई 1%, अगर नहीं आई हो, मेरे को नहीं लगता नहीं आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कुछ भी क्वेश्चन आपको पुटअप करना है। और तो ये आपकी क्या है, सारी की सारी 6 क्या है इसकी विशेषताएं हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, तो हमारी हेडिंग आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, कि जो आपके आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, जो आपके आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं वो क्या कहते हैं कि बालकों का व्यक्तित्व विभिन्नता को अत्यधिक क्या करते हैं, वो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को बहुत महत्व देते हैं, और उनका ये विश्वास भी है कि इन विभिन्नताओं का जो ज्ञान जो है प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को क्या कर सकता है, उनका बहुत ज़्यादा हित कर सकता है, और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाकर उसमें बालकों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बना सकता है उसको। तो उनका ये विश्वास जो है बहुत सारे तथ्यों पे क्या है, आश्रित है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग इज़ हमारी कि जो बहुत सारे तथ्य दिए हैं इन्होंने, जो इनका विश्वास था आधुनिक मनोवैज्ञानिक का, तो उन्होंने क्या है बहुत सारे तथ्य दिए हैं जो बहुत सारे तथ्यों पर क्या है, आश्रित है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधियाँ। तो विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर देखने को नहीं मिलता। आपने मोस्टली देखा होगा, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए आ रहा है तो सिर्फ उसकी आयु में अंतर हो। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि 4 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है और 3 साल का बच्चा भी फर्स्ट क्लास के अंदर होता है आपका। ठीक है, तो मतलब नर्सरी LKG फॉर एग्जांपल आप समझो कि अगर चलो 3-4 तो नहीं, 6 साल का बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो 5 साल का बच्चा भी फर्स्ट क्लास में हो सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर, आपके स्कूल के अंदर तब कोई भी बालक या बच्चा, कोई भी बालक तब शिक्षा एजुकेशन के लिए आता है, एजुकेशन के लिए आपका आता है, तो क्या है उनकी आयु में ही अंतर नहीं होता, जबकि उनकी जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मकता में भी अंतर देखने को
मिलता है आपका। ठीक है, आपने देखा होगा शारीरिक उनकी बनावट, उनका कद, हाइट, रंग, रूप, मानसिक मतलब उनकी बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक, इन सभी में भी क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। तो उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षों में विभाजन करना अनुचित हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरह से यही है कि छात्र वर्गीकरण की नवीन विधियों के अंदर यही है कि बच्चे का केवल मानसिक योग्यता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना अनुचित नहीं होता, क्योंकि उनमें शारीरिक जो होते हैं, शारीरिक रूप से भी उनमें अंतर देखने को मिलता है, संवेगात्मक रूप से भी उनमें अंतर देखने को मिलता है। ओके, नाउ सेकेंड हेडिंग आती है हमारी व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। ठीक है, तो जो मानसिक योग्यता की विभिन्नता के कारण, जो मानसिक योग्यता होती है उसमें क्या होती है, विभिन्नता होती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो सामूहिक शिक्षण जो है वो क्या होता है, निसार होता है वो। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण की जो व्यवस्था की जानी केवल वांछे क्या है, एक चरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस विचार से ही प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की दो नवीन जो योजना है उनको आरंभ किया था। एक तो थी आपकी डाल्टन योजना, कौन सी थी, डाल्टन योजना, और दूसरी थी आपकी विनेटका योजना। और इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में क्या है, कार्यान्वित की जानी चाहिए। अब ये डाल्टन और विनेटका जो आपकी योजना ये क्या है, उसके बारे में जो आगे आपका एक न्यू हेडिंग आएगी शिक्षण विधि के बारे में, तो उसमें क्लियर करेंगे। ओके, तो इस बात पर बल देते हुए क्रो ने कहा था, किसने कहा था, आपका जो क्रो है उन्होंने कहा इस बात को बल देते हुए, किसने कहा, क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा कि विद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी। मीन्स जो भी स्कूल हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, और या फिर कर्तव्य होता है कि प्रत्येक बालक को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, भले ही वो अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। बच्चा किसी भी तरीके से, एक बालक दूसरा बालक से भिन्न हो, लेकिन उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें कक्षा का सीमित आकार। तो कक्षा का सीमित आकार में क्या है आपका, कि जब कक्षा के छात्रों की संख्या 40 हो, अगर जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या अगर 40 होती है, तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना क्या होता है, एक तरह से असंभव हो जाता है। ठीक है, कि वो प्रत्येक बालक के साथ क्या है, व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पाता। तो ऐसी दशा में वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्या होता है, असमर्थ रहता है। और मनोवैज्ञानिक का मत है कि कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए, ताकि जो शिक्षक है वो प्रत्येक बालक के व्यक्तिगत संपर्क क्या है उससे स्थापित कर सके। तो कक्षा का सीमित आकार का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर आपकी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि सब बालक के लिए एक ही प्रकार की घिसी पिटी शिक्षण जो पद्धति होती है उसका प्रयोग करना एक तरह से अनुचित माना है। जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही शिक्षण विधि का या शिक्षण पद्धति का क्या करना है, यूज़ करना है। इस बात की परम आवश्यकता होती है कि बालकों के व्यक्तित्व और भेद के अनुसार, मीन्स अगर बच्चों में डिफरेंस है, अगर बच्चों में विभिन्नता पाई गई है, तो उनके अनुसार ही शिक्षण पद्धति में क्या है, परिवर्तन कर देना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही शिक्षण विधि है उसी से सब बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे बच्चों को समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये चीज़ नहीं देखते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और शिक्षण की ये नवीन विधियाँ कैसी होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आपकी, गतिशील होनी चाहिए, आपकी क्रियात्मक होनी चाहिए, और आपकी मनोवैज्ञानिक होनी आपकी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 5 पॉइंट, गृह कार्य की नवीन धारणा।
मतलब कि व्यक्तिगत भेद के कारण सब बालक में समान कार्य करने की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कोई काम दिया है तो उसको जो जिसकी बुद्धि प्रतिभाशाली जो बालक है वो और जो मंदबुद्धि का बालक है वो, कि दोनों उस काम को कर पाए। मीन्स प्रतिभाशाली बालक तो कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके जो मानसिक जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मंदबुद्धि वाला है उसका तो आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, तो वो कैसे समझेगा या कैसे घर से काम करके लाएगा? तो वो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो प्राचीन प्रथा है उसके अनुसार क्या है कि सब बालक को एक सा गृह कार्य देना उनके प्रति एक तरह से अन्याय माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? अन्याय माना गया है कि हर एक बालक को एक जैसा होमवर्क ना दें। आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय उनकी क्षमता और योग्यता का ध्यान रखा जाए। ठीक है, कि अगर हम क्लास के अंदर बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं तो हमें जो बच्चा है, जो हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट है उसकी क्षमता और उसकी जो योग्यता होती है, योग्यता उसको ध्यान में रखकर ही देना चाहिए। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य में अंतर किया जाना चाहिए। मीन्स अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बालकों में विशेष रुचि का विकास। तो इसमें क्या है कि यदि सब नहीं तो कुछ बालक ऐसे बहुत होते हैं। मीन्स सब बच्चों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष रुचियां होती हैं, विशेष इंटरेस्टेड होते हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और उनके द्वारा समाज और देश का हित किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षक का कर्तव्य है, जो कोई टीचर होता है उनका कर्तव्य होता है कि बालक की विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सत प्रयास करें। कहने का मतलब यहाँ ये है, बालकों में विशेष रुचि का विकास, कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई विशेष रुचि है तो उस बच्चे को उस रुचि को क्या है, उस रुचि का विकास करना चाहिए। और किस चीज़ के लिए? कि वो समाज और देश के लिए क्या हो, एक तरह से हितकारी हो, लाभदायक आपकी हो। तो बच्चे को क्या है, बच्चे का ज्ञान जो है प्राप्त करना, और टीचर को क्या है, टीचर को फिर पता भी होना चाहिए कि बालक की विशेष रुचि का ज्ञान प्राप्त करें कि हाँ भाई इसका इंटरेस्ट इसमें है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में और टीचर उसको कोई और काम थोपे जा रही है कि भाई तुम्हें यही करना है, यही सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको यही एक्टिविटी करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक दोष के प्रति ध्यान। जो भी मैं बातें बोल रही हूँ इनमें से जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है, जो आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, तो ये हमें नोट कर लेनी चाहिए कि इन फ्यूचर हमें वापस वीडियो ना देखनी पड़े, कि हम सिर्फ थ्योरी से ही काम चला लें जो हमारे पास लिखा हुआ हो। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिख लिया करो। तो 7 नंबर की हमारी इसमें पॉइंट आता है शारीरिक दोष के प्रति ध्यान। मतलब कि जो आधुनिक शिक्षा है आजकल की, कैसी शिक्षा है आपकी? आधुनिक। अब जो आधुनिक शिक्षा है आपकी, उसकी ये मांग है कि बालक के शारीरिक दोष और असमर्थ के प्रति पूर्ण रूप से क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए, ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें और वंचित ना रहें। तो इस संबंध में जो स्कीनर है, स्कीनर ने क्या कहा है, इस संबंध में स्कीनर ने कहा है आपके फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने कहा है कि जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाएं। ठीक है, कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर उसको कम क्या दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है या उसको कम सुनाई दे रहा है, तो उसको क्या करें, क्लास के अंदर आगे बिठाएं। ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? क्या कहते हैं स्कीनर कि कोई भी स्टूडेंट अगर
स्किनर का कहना है कोई भी स्टूडेंट अगर कम दिखाई देता है, उसको कम सुनाई देता है, तो उसको क्लास में कहाँ बिठाना चाहिए? आगे बिठाना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका कि निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं। कि जो निर्बल बच्चे होते हैं और जो आपके कुपोषित होते हैं, कौन बोल रहे हैं? ये स्किनर बोल रहे हैं बात, कि कुपोषित जो बालक होते हैं उनके लिए क्या किया जाए? विश्राम के घंटे उनके लिए निश्चित किए जाएं आपके। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि प्रत्येक बालक की डॉक्टरी की जांच की जाए। डॉक्टरी की क्या की जाए? जांच की जाए प्रत्येक स्टूडेंट की आपकी। और आपका 4 पॉइंट आता है कि प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर की आपकी नियुक्ति की जाए। ठीक है। तो ये आपके शारीरिक दोष के प्रति ध्यान देना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। मतलब लिंग के कारण बालक और बालिका की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता आदि में क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि वे बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें अंतर जो है या विभिन्नता जो है वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। और इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षा में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, पर माध्यमिक कक्षा में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा खींचा जाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में बच्चा क्या है, लड़का है लड़की है, तो उनको क्या है, उनका जो पाठ्यक्रम होता है, जो उनका पाठ्य विषय होता है वो क्या होता है? सेम होता है। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में लड़का हो या लड़की दोनों के लिए क्या होते हैं? प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक कक्षा के अंदर कि सेम ही सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो आपका माध्यमिक कक्षा आती है, जहाँ पे अगर माध्यमिक की बात करें हम, अगर हम माध्यमिक की बात करते हैं कक्षा की, तो वहाँ विषयों में क्या होता है? अंतर जो है स्पष्ट रूप से खींचा जाना आवश्यक है। क्योंकि कुछ जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ आर्ट में होते हैं, कुछ कॉमर्स में होते हैं। तो ये क्या है? ये इस तरीके की रेखा खींची जानी क्या है? आवश्यक होती है आपकी। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक सामाजिक दशा अनुसार शिक्षा। तो आर्थिक के अनुसार शिक्षा है आपकी कि बालक के परिवार की जो आर्थिक और जो सामाजिक दशा होती है, ठीक है, जो आर्थिक होती है, जो सामाजिक होती है, जो दशा होती है, उनके विचार, दृष्टिकोण, आवश्यकता आदि में क्या होता है? एक तरह से भेद उत्पन्न कर देती है। और उनके इस भेद को ही हमें क्या करना है? ध्यान में रखकर ही उन्हें उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा ना करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्धांत होना स्वाभाविक आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें आपका पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। मतलब कि विभिन्न आयु के बालक और बालिका की रुचि या अभिवृत्ति, आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके लिए एक तरह से अन्याय है। और जो आपका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए। मैं हर एक आपका जो टॉपिक आता है उस पर इस तरीके का आपका जो लाइन है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए आपका। ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? हमारा लचीला होना चाहिए। ओके। और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को उनकी इच्छा के अनुसार विषय का चयन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई
ना हो। ठीक है, तो इस विचार के समर्थन में जो स्कीनर है, स्कीनर ने कहा है कि बालक की विभिन्नता के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यही है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए। मीन्स उनके सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, अलग अलग पाठ्यक्रम हैं और बच्चा कोई भी पाठ्यक्रम को चूज़ कर सकता है, चॉइस कर सकता है आपका। ठीक है, तो ये है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक महत्व। नेक्स्ट हेडिंग आती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित आपकी शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं हमारी बहुत सारी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको थोड़ी सी मतलब सारी जो जितनी भी हैं ये आपकी शिक्षण विधियाँ, सबके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि कोई सी भी शिक्षण विधि में से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम डाल्टन विधि के बारे में कि डाल्टन विधि होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपकी आती है डाल्टन विधि। सबसे पहले जो ये प्रणाली है, जो डाल्टन जो विधि है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने दी है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपकी किसने दी है? ये आपकी दी है मिस हेलेन पार्क हसर्ट। ठीक है, तो जो मिस हेलेन पार्क हसर्ट जो है उसने ये वाली विधि दी है आपकी। और इस प्रणाली में क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसको अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की एक तरह से क्या होती है, स्वतंत्रता बिल्कुल होती है। इसमें क्या होता है, टाइम टेबल जो होता है, जो भी आपका टाइम टेबल जो होता है उसका कोई भी क्या है, बंधन इसमें नहीं होता है, किसी भी बंधन में नहीं बांधा जाता। विद्यार्थी चाहे तो सारे दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए क्या होती है, प्रयोगशाला बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, इसमें प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। और इस प्रणाली की जो मुख्य विशेषता है वो है कार्य का ठेका है। मीन्स जिस छात्र को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, मीन्स वर्ष भर के कार्य को वह महीने या सप्ताह या दिनों में भी बांट सकता है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है, कि जो डाल्टन विधि है इसमें जो एक टीचर होगा सिर्फ बच्चों का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, एक पथ का क्या करेगा, प्रदर्शक के रूप में ही वो बस कार्य करता है। और इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ होती है कि कोई भी तुम्हारा विषय है वो मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी कार्य है, वो आपको एक महीने में, सप्ताह में या दिन में, इतने दिन में कंप्लीट करना है, इस तरीके से होता है। प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं जहाँ पे जाके बच्चे क्या हैं, पढ़ते हैं आपके, और इसमें कोई टाइम टेबल आपका नहीं होता। ठीक है, सेकेंड आती है आपकी प्रोजेक्ट विधि। कौन सी आती है, प्रोजेक्ट विधि। आपकी जो प्रोजेक्ट विधि है, इस पद्धति का जो जन्म है अमेरिका में हुआ था, और इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक। ठीक है, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था इस विधि का जन्म। ओके, तो अमेरिका में हुआ था। उनके अनुसार क्या है, किलपैट्रिक के अनुसार क्या है कि प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक तरह से क्या है, उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जो सामाजिक वातावरण में क्या होता है, संपन्न होता है। और इस प्रणाली में क्या होता है कि जो छात्र हैं वो अपनी रुचि से योजना का क्या करते हैं, संपन्न होता है वो। ठीक है, या छात्र अपनी रुचि से योजना का क्या करते हैं, चयन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, फॉर एग्जाम्पल आता है आपका, फॉर एग्जाम्पल इज है इसके अंदर मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, ओके, बहुत सारे हैं, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप लिखते रहना। जैसे गुड़िया का घर बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना, जानवरों को पालना, करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं इसके अंदर,
ये सभी कार्य होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, नाटक खेल बनाना, बागवानी करना। और जो ये विधि है ये करके सीखो पर, किस पे? ये विधि आपके करके सीखो, करके सीखो पर क्या करती है? करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। इस विधि में छात्रों को एक एक कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वे मिलजुल कर पूरा करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो गया या फिर पिकनिक की व्यवस्था हो गई। तो योजना के पदों में परिस्थिति निर्माण, चयन, निर्माण, पूर्ण करना, मूल्यांकन, अंकन करना, ये सभी इसके अंतर्गत आपका आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज आपका व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण में क्या होता है आपका? व्यक्तिगत शिक्षण में है आपका, व्यक्तिगत शिक्षण में आता है कि इस विधि में प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता और योग्यता के अनुसार ही क्या होना चाहिए? शिक्षण की योजना बनाई जानी चाहिए। और ये विधि उन छात्रों के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, जो पारंपरिक शिक्षण विधि से नहीं सीख पाते। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट इज उपचारात्मक शिक्षण में होता है कि ये विधि उन छात्रों की मदद करती है जो किसी विशेष विषय में, कोई सब्जेक्ट है, कोई विशेष सब्जेक्ट में क्या होते हैं? कमज़ोर अगर होते हैं। ठीक है। तो इस शिक्षण विधि का यूज़ करते हैं और ये छात्रों को उनकी कमजोरी को दूर करने में, कमज़ोर हैं तो उसको दूर करने में, ठीक है, और उनके ज्ञान को मजबूत करने में क्या करती है? आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका कक्षा रहित विद्यालय शिक्षण। ये जो विधि होती है, जो क्लासेस, जो स्कॉल्डिंग होती है आपकी, तो ये विधि छात्रों को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता देती है और उन्हें विभिन्न विषय में विशेषज्ञ हासिल करने का क्या करती है? अवसर प्रदान भी करती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये विधि उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो आपके पारंपरिक शिक्षण विधि से नहीं सीख पाते। ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण और जो कक्षा रहित विद्यालय शिक्षण है, इसमें यही है कि उन्हीं के लिए उपयोगी है जो पारंपरिक शिक्षण विधि से नहीं सीख पाते आपका। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉकली प्रणाली। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली ये क्या है? ये डाल्टन विधि और जो विनेटिका विधि जो है इसी के जैसी है, इसी के जैसी मिलती जुलती है कि इसमें वीक, मंथ और ईयर के लिए एक साथ ही काम दे दिया जाता है। इसमें कोई भी फिक्स सामग्री नहीं होती, समय नहीं होता, पाठ्यक्रम नहीं होता कि हाँ भाई तुम्हें ये अभी कंप्लीट करके देना है। छोटे छोटे भाग दिए जाते हैं कि आप इसको इतने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तब कार्य कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक परीक्षा ली जाती है। उसमें अगर असफल हो जाते हैं, अगर पास नहीं होते हैं, तो उसके कारण को जानने का इसमें क्या करा जाता है? प्रयास किया जाता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी क्रिया योजना। 5 इज आपकी क्रिया योजना। तो क्रिया योजना है वो कोई, मतलब क्रिया योजना जो है आपकी वस्तु तो कोई एक तरह से योजना नहीं है, बल्कि ये क्या, एक शिक्षण प्रक्रिया का एक पहलू होता है। मतलब कहने का ये है कि अध्यापक का इसमें ये प्रयास रहता है कि उसके जो विचार जो हैं वो कक्षा में पूरे समय सक्रिय बने रहें। इसलिए जब तक कोई भी विद्यार्थी प्रश्न पूछकर पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता, तो अध्यापक क्या है, इसमें संतुष्टि नहीं होती है, जो टीचर होता है उसको। तो इस विधि में अध्यापक छात्र की क्रिया का क्या करता है? एक तरह से निरीक्षण करता है। क्या करता है? स्टूडेंट का क्या करता है? इसमें निरीक्षण करता है। ठीक है। निरीक्षण करता है और छात्रों को वही क्रिया सौंपी जाए जो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल हो। नेक्स्ट आता है आपका एकर्मिक अनुदेशन। मतलब ये जो एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार से ये आपकी विनेटिका प्रणाली का ही रूप है,
जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाई में बांट लेते हैं। विनेटिका प्रणाली में क्या होता है कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको हम क्या करेंगे, छोटी छोटी इकाइयों में क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, वैसी ही ये इकाइयाँ इस एकेडमिक अनुदेशन में प्रोग्राम कहलाती हैं आपकी। और अब छात्र एक एक प्रोग्राम को लेकर इसमें क्या है, चलता है, और एक प्रोग्राम के सफलता पूर्ण कर लेने पर ही उसे दूसरा प्रोग्राम इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छात्र को एक निर्धारित समय सीमा दी जाती है कि उसी में ही आपको ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है। अगर बच्चा पहली बार में इसको कंप्लीट नहीं कर पाता तो उससे फीडबैक दिया जाता है तथा जो सीख जाता है उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किंडरगार्टन प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके फ्रॉबेल। आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लेना। तो किंडरगार्टन जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है उसका होता है बच्चों का बगीचा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बच्चों का बगीचा। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, किंडरगार्टन जो है प्रणाली जो है इसका मीनिंग क्या है, बच्चों का बगीचा आपका। ठीक है, फ्रॉबेल ने कहा है कि जो शिक्षक है, जो एक टीचर होता है, वो एक माली की तरह होता है। जो एक स्टूडेंट होता है वो एक पौधे की तरह होता है। ठीक है, उनका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा होता है, एक अविकसित पौधा होता है, और इस प्रणाली में बालक को पुस्तक से नहीं लादा जाता बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने के लिए उसको दिया जाता है। और इस प्रणाली में जो भी पढ़ाया जाता है वो खेल खेल के माध्यम से ही बच्चे को सब कुछ सिखा दिया जाता है या बच्चा सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा जो प्रणाली है इसके जो जन्मदाता हैं आपके वो हैं आपके गांधी जी। ठीक है, कौन है, गांधी जी। ये प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है और इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, और ये प्रणाली हस्तकला पर आधारित है। कौन सी कला पर आधारित है, हस्तकला पर। क्वेश्चन आ सकता है हस्तकला पर कौन सी विधि, कौन सी प्रणाली जो है आधारित है, तो वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, वो मातृभाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। और बालक में आत्मनिर्भर और आदर्श नागरिक के गुणों का विकास इसमें किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण ये प्रणालियाँ हैं आपकी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एक दूसरे से डैश में भिन्न होती है। ये आपका जो क्वेश्चन है 2011 के सीटेट में आया हुआ है। विकास की दर से, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका विकास की दर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है मीना पाठ को जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। करेक्ट आंसर इज व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण मैंने आपको पढ़ाया भी है, वातावरण, वंशानुक्रम और आयु तीनों होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज आपका ABC, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायलर ने, गाल्टन ने, ड्रेवर ने या स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका गाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि जो डाल्टन विधि के जनक कौन हैं आपके, कौन हैं। फर्स्ट स्किनर, वॉटसन, हेलेन, पार्कहर्स्ट और या फिर ब्रूनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हेलेन पार्कहर्स्ट। 1912 में इन्होंने डाल्टन विधि का प्रणाली का आविष्कार किया था, या इसके जनक हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ये कंप्लीट होता है।
इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ ही आपकी क्लास होती है समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम आपसे, ठीक है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।